नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी के यानी कि भूगोल के प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें 125 प्रश्नों को रखा गया है जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी और जीआईसी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे ही अन्य विषयों जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के भी आपको 15-15 सेट 125-25 प्रश्नों के मिलेंगे, जो आगामी इन परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और सबको ये पता है कि जिस स्टूडेंट की पहुंच जितने ज़्यादा प्रश्नों तक हो पाएगी, कहीं ना कहीं उसके सफल होने के चांसेस सबसे अधिक होंगे। तो चलिए आज के ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट 1 से पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि ट्रैक पर दो समांतर रेलों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। यानी कि जो रेलवे की ट्रैक होती है उसके दोनों पटरियों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसको हम गेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक सूची में दिया है अनुसूचित जाति और दूसरे में दिया हुआ है राज्य। तो मजहबी जो होते हैं वो होते हैं आपके पंजाब के, और राजवंशी जो होते हैं वो होते हैं आपके पश्चिम बंगाल के। मडिगा जो होते हैं आंध्र प्रदेश के होते हैं, और महार जो होते हैं महाराष्ट्र के होते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नगरीकरण की त्वरित अवस्था में नगरीय जनसंख्या में संगठित होता है। तो नगरीय जनसंख्या में जो संगठित होता है वो राज्य की कुल जनसंख्या का 25 से 70% होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 25 से 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के उनकी साक्षरता दरों के घटते क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है, उससे कम कहाँ है, उससे कम कहाँ है, उससे कम कहाँ है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको कौन सा क्रम इसमें से जो है सही है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल का है, उसके बाद लक्षद्वीप का है, उसके बाद मिजोरम का है, उसके बाद गोवा का है। यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4 का ए, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारत की दशकीय जनसंख्या की वृद्धि दर किस दशक से निरंतर कमी आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1971 से 81 से जो है भारत की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में निरंतर कमी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कॉफ़ी कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, थोड़ा सा आसान प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वेस्टर्न घाट की तरफ, यानी कि साउथ इंडिया में, वो जो है कॉफ़ी कहवे उत्पादन के लिए क्या है जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हरित क्रांति की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सस्ते मजदूर की उपलब्धता। ये आवश्यकता नहीं है हरित क्रांति के लिए। बाकी सुनिश्चित सिंचाई आवश्यकता है, रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता ये भी उसकी ज़रूरत है, उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज की भी उसमें ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रोजेक्ट बोल्ड जिसका उद्देश्य भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बांस आधारित हरे धब्बे बनाना है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 8। ऐसे प्रश्नों का जो संबंध होता है वो खादी और ग्रामोद्योग आयोग से होता है, यानी कि बांस से निर्मित जो नए नए प्रोडक्ट हैं उसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन सीमेंट निर्माण का केंद्र है। इन जगहों में से सीमेंट के निर्माण कहाँ की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पोरबंदर गुजरात में जो है कि सीमेंट का निर्माण केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत के निम्नलिखित किस प्रदेश में लोहा एवं इस्पात उद्योगों का सबसे ज़्यादा केंद्रीकरण हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी पठारों में। जो छोटा नागपुर का पठार है उसके ऊपर का जो पठार है, यानी कि ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, इन सब जगहों पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है तारापुर प्रसिद्ध है। तो तारापुर क्या है, तारापुर एक आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पन्ना हीरे खाने जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो पन्ना की जो हीरे खान है पूरे भारत में प्रसिद्ध है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश के किस जगह पे स्थित है, तो बुंदेलखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत दुनिया में एल्यूमिनियम का कौन से नंबर का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, एल्यूमिनियम का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, भारत है।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित लौह अयस्क खदानों में से सबसे उत्तर में कौन सा अवस्थित है। सबसे उत्तर में और दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में। तो इनमें से पता लगाना है आपको कि कौन सा सबसे उत्तर में प्लेस पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुर्ग। दुर्ग जो है वो इन सभी में से रत्नागिरी, बेल्लारी और बैलाडीला में से सबसे उत्तर में आपको दुर्ग मिलेगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। तो तुलबुल परियोजना की बात करें तो ये जो है आपका झेलम नदी पे अवस्थित है। कहाँ पर? झेलम नदी पे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कृषि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक ज्यादा महत्वपूर्ण प्रदान करता है। तो कृषि विकास के लिए इनमें से जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है सिंचाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है। तो भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम जो है वो है आपका जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। यानी कि सबसे ज़्यादा क्या मिलेगी आपको भारत में? जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे लाल मिट्टी मिलेगी, तीसरे नंबर पे काली मिट्टी मिलेगी, चौथे नंबर पे लैटेराइट मिट्टी मिलेगी। यानी कि ये जो मिट्टी का क्रम है ये अवरोही क्रम में सही है। सबसे ज़्यादा भारत में आपको एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित मृदाओं में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वोत्तम मृदा है। कौन सी मिट्टी जो है सबसे अच्छी मिट्टी है कपास उगाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है? कपास उगाया जाता है। इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें वन क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत है। यानी कि किस स्टेट में सबसे कम वन आपको देखने को मिलेगा। तो हरियाणा में सबसे कम और एमपी में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। सरकारी विभागों के अनुसार वन के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक सही वर्ग नहीं है। तो सरकारी विभागों के अनुसार वन जो है आपके आरक्षित वन होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, रक्षित वन होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं, अवर्गीकृत वन होते हैं। लेकिन सघन वन की कहीं संज्ञा नहीं दी गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि ये सही वर्ग नहीं है सघन वन। फूलों वाली बौछार की कृषि के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। फूलों वाली बौछार स्पेस की कृषि के लिए अत्यंत लाभदायक क्या होती है? तो कॉफ़ी। फूलों वाली बौछार कॉफ़ी की कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसने भारत में मानसून की उत्पत्ति का विचार दिया था। वो कौन थे जिन्होंने भारत में मानसून की उत्पत्ति का विचार दिया था। तो 22 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अल मसूदी ने। एनसीईआरटी के क्लास 9 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण पद्धति में बीएसएच का अर्थ क्या है। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पद्धति में बीएसएच का अर्थ है उष्णकटिबंधीय स्टेपी जिसमें औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है लंबाई के अनुसार निम्नांकित नदियों का सही अवरोही क्रम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें से जो सबसे लंबी नदी है साउथ इंडिया की वो है गोदावरी, उसके बाद दूसरी सबसे लंबी है कृष्णा, उसके बाद यमुना और उसके बाद कावेरी। यानी कि लंबाई के अनुसार इसका जो अवरोही क्रम होगा गोदावरी, कृष्णा, यमुना और कावेरी होगा। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 की बात करते हैं। सिंधु जल संधि 1960 के विनियमन के अनुसार भारत सिंधु नदी का केवल कितने प्रतिशत पानी ही उपयोग कर सकता है। जो सिंधु जल समझौता है इंडिया और पाकिस्तान से, तो उसके अनुसार 20% जल जो है सिंधु का ये भारत यूज कर सकता है और 80% पाकिस्तान, और अन्य समझौतों में 80% भारत यूज कर सकता है और 20% पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कुमजा वंग दर्रा अवस्थित है। कुमजा वंग जो पास है वो किस स्टेट में है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20। कुमलाम जाओ भी कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में।
कुमजामगंग दर्रा जो है अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला को कोड का उपयोग करके पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे पूर्व में इसमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, और सबसे पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो 27 का 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें से सबसे पूर्व में मकालू है, उसके बाद आपका गौरी शंकर है, उसके बाद आपका अन्नपूर्णा है, और सबसे लास्ट में आपका धौलागिरी है। यानी कि ऑप्शन इसका ए जो है वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है 28 का कि इंदिरा पॉइंट की विशेषता है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट आपने सुना होगा, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और सबसे उत्तर की जो बिंदु है भारत की वो इंदिरा कॉल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंदिरा कॉल की ये सारी विशेषताएं हैं। जैसे कि वर्तमान समय में यह दृष्टिगत नहीं है, यह जो है कि बे ऑफ बंगाल में लगभग डूब चुका है, यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, बिल्कुल सही, यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है किस व्यक्ति ने जियोपॉलिटिकल भू राजनीतिक पद सर्वप्रथम प्रचलित किया था। जियोपॉलिटिकल वाले पोस्ट को सबसे पहले प्रचलित करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रुडोल्फ जैलेन। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है अकोसोम्बो बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। देखिए, दर्रा हो, पासेस या बांध हो, ये जो नॉर्मल है माना, नीति, लिपुलेख वगैरह, ये सब नहीं पूछता, थोड़ा सा हट के पूछता जिसका नाम आपने बहुत कम ही सुना हो या सुना भी हो तो भूल गया हो आज तक। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो ओकोसोम्बो बांध है वो बोल्टा नदी पर है। कहाँ पर है? बोल्टा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ह्वांगहो चीन में है, बिल्कुल है, और लीना रूस में है, बिल्कुल है, डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में है, मरे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन मीकांग म्यांमार में नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डूरंड रेखा सीमांकित है। तो डूरंड जो रेखा है वो किन देशों के बीच में सीमांकित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य। लेकिन अब जब ब्रिटिश भारत थी तो ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के मध्य ये रेखा बनाई गई थी, लेकिन अब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया तो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है और हमारे पीओके से अटैच है वो। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा द्वीप समूह प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। कौन सा द्वीप का संबंध प्रशांत महासागर से नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मालदीव। मालदीव का प्रशांत महासागर से कोई संबंध है? नहीं है, ये अरेबियन सागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा भूमि बंद लैंडलॉक्ड देश नहीं है। यानी कि ऐसा इसमें से कौन सा देश है ऐसा कौन सा देश है जो चारों तरफ से जमीन से नहीं घिरा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूडान जो है वो चारों तरफ से जमीन से नहीं घिरा हुआ है। यानी कि इसके और तरफ जो है वाटर बॉडीज हैं, पानी से इसका बॉर्डर लगा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे उत्तर स्थित राजधानी नगर है। इसमें से केवल इसमें से पता करना है कि सबसे उत्तर में स्थित राजधानी नगर कौन सा है। रेकजाविक, ओस्लो, हेलसिंकी या हेग। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेकजाविक जो है इसमें से सबसे उत्तर स्थित राजधानी नगर है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है माउंट सेंट हेलेंस विश्व के किस भाग में अवस्थित है। तो माउंट सेंट हेलेंस जो है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है अफ्रीका के संदर्भ में इन कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो अफ्रीका के संदर्भ में पढ़ना है मध्य अफ्रीका में अधिकांश वर्षा जाड़े में होती है। विषुवत रेखा अफ्रीका को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और ये तो सही है। मकर रेखा सहारा मरुस्थल को बराबर भागों में बांटती है, नहीं, गलत है। एटलस का नवीन मोड़दार पर्वत यहीं पर है, तो ये भी सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 का जो आपका डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा और चौथा ही सही है, बाकी पहला और
तीसरा गलत है। एटलस एक नवीन मोड़दार पर्वत यहाँ पर है, और विषुवत रेखा जो है अफ्रीका को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है, क्योंकि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों जो है वो अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा सबसे ऊपर है, लेकिन बीचों बीच में इसके विषुवत रेखा पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है राइन जलमार्ग रोटरडम से निम्नलिखित किस स्थान तक नौकायन योग्य है। यानी कि जो राइन जलमार्ग है वो रोटरडम से लेके और किस स्थान तक ये जो है नौकायन योग्य है। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वेसल, स्विट्जरलैंड के वेसल से लेके रोटरडम तक। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि वर्जीनिया यूएसए में है के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए वर्जीनिया प्रसिद्ध है? तो वर्जीनिया जो है आपका वो नौसेना युद्धपोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नौसेना का जो युद्धपोत होता है उसके निर्माण के लिए वो प्रसिद्ध है। कौन सा? वर्जीनिया, जो कहाँ पे है? यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग प्रमुख रूप से शामिल है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र में जो है मुख्य रूप से जो उद्योग शामिल है वो है आपका लोहा और इस्पात, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। आपको ग्रेट लेक्स में क्या देखने को मिलेगी सबसे ज़्यादा? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है उद्योग को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो उद्योगों को स्थापित करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा वो बाजार तक अभिगम्यता नहीं, कच्चे माल तक अभिगम्यता ये तो होता ही है, श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता, उत्पादन की लागत की कमी। उद्योग को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कारक यह है कि उत्पादन की लागत में जो है सबसे कमी, उत्पादन की लागत जहाँ पे सबसे कम होती है वहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा उद्योग को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना कम लगाएंगे कम इन्वेस्टमेंट होगा उतना अच्छा उनको फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, यानी कि 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 42 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज जो है अणु ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख है। यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा जो है मिनरल न्यूक्लियर हम यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खनिज अणु ऊर्जा उत्पादन में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य सुलभ संसाधन है। तो सामान्य सुलभ संसाधन जो है इसमें से क्या है जो सबसे आसानी से आपको मिल सके? मिट्टी। क्या है? मिट्टी। 43 का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक महत्वपूर्ण तेल धारण करने वाली मराइकाबो बेसिन निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है। ईरान में, सऊदी अरेबिया में, वेनेजुएला में, यूएसए में। तो जो तेल धारण करने वाली मराइकाबो बेसिन है वो आपका किस देश में है? तो वो है आपका वेनेजुएला में। कहाँ पे है? वेनेजुएला में, जो आजकल विवादों में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है एंथ्रेसाइट टाइप का जो क्या है, एंथ्रेसाइट क्या है, किसका टाइप है? एक कोयले का टाइप है। तो ऑप्शन नंबर 45 का जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला। एंथ्रेसाइट क्या है? कोयला। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट और पीट कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सर्वाधिक काफ़ी उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व का सर्वाधिक काफ़ी उत्पादक देश जो है वो ब्राज़ील है। लगभग ये वनडे एग्जाम में भी पूछता है और लगभग थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है सन 1925 में संयुक्त राज्य अमेरिका को 12 कृषि प्रदेशों में सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था। यानी कि ये बात आपको पता चल गई कि 1925 में संयुक्त राज्य अमेरिका को 12 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया था, लेकिन किया कौन था। तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेकर ने किया था। 48 क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वाणिज्यिक डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इन सभी क्षेत्रों में से वाणिज्यिक डेयरी में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं किया जाता है। तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया एवं मलेशिया।
इंडोनेशिया और मलेशिया में जो है वाणिज्यिक डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र नहीं हैं, बहुत कम हैं। यहाँ पे डेयरी उत्पादन, डेयरी वगैरह का काम बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, राजनीतिक भूगोल में भू रणनीतिक जियो स्ट्रेटेजिक मॉडल को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉल कोहेन ने राजनीतिक भूगोल में भू रणनीतिक मॉडल को प्रस्तुत किया या प्रतिपादित किया है। किसने? सॉल कोहेन ने। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, अल्फ्रेड वेबर के अनुसार श्रम लागत सूचकांक का सूत्र क्या है? तो अल्फ्रेड वेबर के अनुसार श्रम लागत का जो सूचकांक है वो है आपका श्रम लागत सूचकांक बराबर श्रम लागत अपान उत्पादित वस्तु का कुल भार। यानी कि श्रम लागत सूचकांक बराबर क्या होता है? श्रम का लागत वटे उत्पादित वस्तु का कुल भार। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कृषि भूमि उपयोग के वान थ्यूनेन मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वान थ्यूनेन मॉडल के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 51 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी कि क्षेत्र 3 में जैसे जैसे दूरी बढ़ती है पैदावार में परिणामतः बढ़ोतरी होती है। ये क्या है? ये कथन सही नहीं है। बाकी बाजार से दूरी के साथ भूमि उपयोग गहनता कम होती है, हो जाती है, सही है। किसानों को बाजार की ज़रूरतों का पूर्ण ज्ञान होता है, ये भी सही है। क्षेत्र 5 में भूमि का 1/3 हमेशा परती रखा जाता है, ये भी सही है। यानी कि कृषि भूमि उपयोग के वान थ्यूनेन का ये मॉडल है, ये तीनों सही है। लेकिन ये क्या है? गलत है कि क्षेत्र 3 में जैसे जैसे दूरी बढ़ती है पैदावार में परिणामतः बढ़ोतरी होती है, नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, औद्योगिकरण युग के बाद से स्पेस भूगोल की एक प्रमुख शाखा रही है। औद्योगिकरण युग के बाद कौन सी भूगोल की शाखा जो है एक प्रमुख शाखा रही है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्षेत्रीय भूगोल। यानी कि औद्योगिकरण युग के बाद से क्षेत्रीय भूगोल की एक प्रमुख शाखा रही है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित जनजातियों और उनके पर्यावास को सुमेलित कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पहले सुमेलित करना पड़ेगा। तो खिरगीज जो है वो कहाँ की जाती है? जो आपका किसमें पूछा था? LT ग्रेड में पूछा था। तो ये सेंट्रल एशिया की जाती है ठीक है। और याकूत ये साइबेरिया की है, लैप्स स्कैंडिनेविया की है, एक्जिमो कनाडा की है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4, यानी कि सब सही मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, सूचियों का सही मिलान करें और सही कोड चुनें। तो कह रहा है घुमंतू जनजाति है, ये नोमैडिक ट्राइबल्स हैं और ये क्षेत्र हैं। वेडोइन कहाँ पाया जाता है? कालिहारी में। बुशमैन कहाँ पाया जाता है? सहारा रेगिस्तान में। पिग्मीज कहाँ पाया जाता है? जैरे बेसिन में। आपको मैच करना है कि कौन सा जनजाति जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बेडोइन जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? सहारा रेगिस्तान में। बुशमैन जो है वो कहाँ पाया जाता है? कालाहारी में। पिग्मीज जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? जायरे बेसिन में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, किसी झील के चारों ओर बसा आदिवासी ग्राम है। एक झील है, उसके चारों तरफ बसा हुआ जो आदिवासी ग्राम है उसको कौन सा ग्राम कहेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऐसे जगहों को हम निहारकीय प्रतिरूप कहते हैं। नगर विकास का संयुक्त वृद्धि सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो नगर विकास का जो संयुक्त वृद्धि सिद्धांत है उसको प्रस्तुत करने वाले आपके हैं गैरिसन। कौन है? गैरिसन। यानी कि इसको कौन प्रस्तुत किया है? गैरिसन ने। किसको? नगर विकास का संयुक्त वृद्धि सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, एज सिटी शब्द द्वारा रचा गया। एज सिटी शब्द जो है किसके द्वारा रचा गया? तो एज सिटी शब्द जो है वो गैरियू के द्वारा रचा गया। किसके द्वारा? गैरियू। कौन सा शब्द? एज सिटी। क्वेश्चन नंबर
58 कह रहा है जनसांख्यिकी संक्रमण निदर्श में निम्नलिखित में से कौन सा चरण उच्च एवं स्थिर जन्म दर के साथ साथ उच्च एवं घटती बढ़ती मृत्यु दर की स्थिति का वर्णन करता है। तो 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्च स्थिर चरण। यानी कि जनसांख्यिकी संक्रमण निदर्श में उच्च स्थिर चरण जो है उच्च एवं स्थिर जन्म दर के साथ साथ उच्च एवं घटती बढ़ती मृत्यु दर की स्थिति का भी वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा वर्तमान में विश्व की नगरीय जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 56%। यानी कि 56% जो है वर्तमान में विश्व की नगरीय जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि वर्ल्ड में विश्व में 56% लोग शहर वाले हैं और 44% लोग ग्राम वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था। तो जनसंख्या वृद्धि का जो लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत है इसको प्रतिपादित करने वाले हैं पर्ल रीड। कौन है? पर्ल रीड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भूगोल को स्थानिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है। तो भूगोल को स्थानिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का विज्ञान के रूप में डब्ल्यू बुंगी ने परिभाषित किया है। किसने परिभाषित किया है? डब्ल्यू बुंगी ने। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है प्रकृति की खाने की मेज सीमित आदमियों के लिए है, अतः बिना निमंत्रण के आने वालों को अवश्य भूखा मरना पड़ेगा। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन जो है वो आपका माल्थस के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? माल्थस। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है प्राणी विकास का सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्राणी विकास सिद्धांत नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके डार्विन। कौन है? डार्विन। किस सिद्धांत के लेखक हैं? प्राणी विकास के सिद्धांत के। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विचारधाराओं के विकास का सही अनुक्रम है। तो भौगोलिक विचारधाराओं के विकास का सही अनुक्रम है इसमें से आपका निश्चयवाद, संभववाद, मात्रात्मक क्रांति, व्यवहारवाद। कौन सा है? पहले है निश्चयवाद, उसके बाद है संभववाद, उसके बाद है संभववाद मात्रात्मक, उसके बाद क्रांति व्यवहारवाद। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है निम्नांकित में से किसने व्यवहारिक संभववाद की संकल्पना को विकसित किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जी टेलर ने व्यवहारिक संभववाद की संकल्पना को विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है ऑन्टोग्राफी का दर्शन ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ ज्योग्राफी की व्याख्या करता है। यह विचारधारा किसने शुरू की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह विचारधारा जो है WM डेविस ने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है जिसका अधिकार पूर्वी यूरोप पे है उसका वक्षस्थल पर आधिपत्य है। जिसका अधिकार वक्षस्थल पर है उसका विश्वद्वीप पर आधिपत्य है, और जिसका अधिकार विश्वद्वीप पर है उसका विश्व पर आधिपत्य है। यह परिभाषिक कथन किसका है। तो 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यह परिभाषिक कथन जो है मैकिंडर का है। कौन सा परिभाषिक कथन? कि जिसका अधिकार पूर्वी यूरोप पे है उसका वक्षस्थल पर आधिपत्य है, और जिसका अधिकार वक्षस्थल पर है उसका विश्वद्वीप पर है, और जिसका विश्वद्वीप पर है उसका विश्व पर आधिपत्य है। यह किस परिभाषिक कथन किसका है? तो मैकिंडर का है। किसका है? मैकिंडर का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 68 कह रहा है किसने भूगोल को वर्णित करने के लिए कोरोग्राफिक शब्द का प्रयोग किया है। तो भूगोल को वर्णित करने के लिए कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाले हैं आपके ई कांट ने क्या किया है? कोरोग्राफिक शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है राज्य का जीव के रूप में किसने वर्णन किया था। तो राज्य का जीव के रूप में वर्णन करने वाले रेटजेल थे। कौन थे? रेटजेल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 70 का निम्नांकित में से कौन सा यूनानी विद्वानों का सही कालक्रम है, यानी कि सबसे पहले कौन आया यूनानी विद्वान, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो यूनानी विद्वानों का जो सही कालक्रम है वो है आपका, सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले आया था आपका हिकेटियस। दूसरे नंबर पे कौन आया था आपका इरेस्टोस्थनीज। तीसरे नंबर पे कौन आया था आपका, वो आया था हिप्पाकर्स। चौथे नंबर पे कौन आया था आपका, तो एक ही बचा है, पेसिडोनियस आया था। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 कह रहा है स्थानिक संगठन की संकल्पना प्रस्तावित की है। तो स्थानिक संगठन की संकल्पना प्रस्तावित करने वाले जो स्कूल्स हैं वो जर्मन स्कूल हैं। कौन से स्कूल हैं, जर्मन स्कूल ने। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है नोमोथेटिक शब्द से अभिप्रेत है। तो नोमोथेटिक शब्द से अभिप्रेत क्या है, विधि आश्रित विषय। कौन सा विषय, विधि आश्रित विषय। किससे अभिप्रेरित है, तो नोमोथेटिक शब्द से अभिप्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है मिलैंकोविच दोलन किससे संबंधित है। तो 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्या, मिलैंकोविच दोलन। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय क्रियाकलाप पर्यावरणीय अवनयन का कारण है। तो इसमें से जो जिस मानवीय क्रियाकलाप की वजह से पर्यावरणीय अवनयन हो रहा है वो है आपका उपर्युक्त सभी, यानी कि औद्योगिक अवशिष्ट के वजह से भी हो रहा है, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करने से भी हो रहा है, और वनोन्मूलन से भी हो रहा है। क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कहते हैं इसको। पर्यावरणीय अवनय का कारण है ये, यानी कि पर्यावरण को खराब कर रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ जो हुआ था वो हुआ था 1972 में 1972 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है 1986 में पारित हुआ था। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में, और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम 1972 में। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर यात्रा करते हुए वनस्पति प्रकारों का सही क्रम क्या हुआ। यानी कि भूमध्य रेखा से जब आप इधर कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाएंगे, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे, तो जो है वनस्पति प्रकार का सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले कौन मिलेगा, उसके बाद कौन मिलेगा, उसके बाद कौन मिलेगा, उसके बाद कौन मिलेगा। यानी कि भूमध्य रेखा बीचों बीच से आप किधर की जाएंगे, उत्तरी मतलब ध्रुव की ओर जाएंगे, चाहे आप उत्तरी ध्रुव में जा रहे हो और चाहे आप दक्षिणी ध्रुव में जा रहे हो। तो 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जब आप ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो पहले उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलेंगे जहाँ पे ज़्यादा गर्मी ज़्यादा वर्षा, उसके बाद मरुस्थलीय झाड़ियाँ मिलेंगी जहाँ पर मतलब मरुस्थल आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद टुंड्रा मतलब जहाँ पे बर्फ़ वगैरह गिरते हैं, ऐसे कम पेड़ पौधे आपको दिखने को मिलते हैं, मतलब ठंडे प्रदेशों वाले पौधे। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है निम्नलिखित में से किस परिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि का नाम दिया गया है। तो बड़े शिकारों की भूमि का जो नाम दिया गया है वो किस परिस्थिति तंत्र को दिया गया है, तो सवाना को। किसको, सवाना को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 79 कह रहा है कार्बन सिंक शब्दावली का उपयोग निम्नलिखित में से किस एक के लिए किया जाता है। तो कार्बन सिंक जो शब्दावली है ये किसके लिए किया जाता है, तो ये वनों के लिए किया जाता है। किसके लिए, वनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न पोषण स्तर के जीवों से आहार ऊर्जा का उच्च पोषण स्तर के जीवों के स्थानांतरण के क्रम को क्या कहते हैं। तो इसको हम आहार श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न पोषण स्तर के जीवों से आहार ऊर्जा का उच्च पोषण स्तर के जीवों के स्थानांतरण के क्रम को आहार श्रृंखला कहते हैं हम, फूड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करता है। यानी कि कौन सा इकोसिस्टम है जो पृथ्वी के सबसे बड़े क्षेत्र पे फैला हुआ है, रेगिस्तान, घास स्थल, पर्वत या समुद्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो है पृथ्वी के सबसे सतह पर सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करता है, क्योंकि पृथ्वी के सतह पे आपको तो पता है 70 से 71% यानी कि 1/3 जो है आपका क्या है, पानी ही है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। इसमें से भौतिक वातावरण का तत्व कौन सा नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो भौतिक वातावरण में नहीं आता है। मिट्टियाँ, जलराशियाँ, भूमि के रूप, ये सब भौतिक वातावरण में आते हैं, लेकिन बस्तियाँ भौतिक वातावरण में नहीं आती हैं। किसी स्थान पर उच्च और निम्न ज्वार के 2 चक्र को पूर्ण करने के लिए कुल कितनी समयावधि की आवश्यकता होती है। किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के 2 चक्र को पूरा करने के लिए जितना समय लगेगा उसको आपको बताना है। तो इसमें जो टोटल समय लगेगा वो कितना लगेगा, 24 घंटे से अधिक का समय लगेगा, तब जाके आपको निम्न ज्वार और उच्च ज्वार के 2 चक्र आप देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर, अगर एक एक चक्र तो 12 घंटा या 12 घंटे से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है शीत दीवार किससे संबंधित है। तो शीत दीवार का जो संबंध है वो है गल्फ स्ट्रीम से। किससे है, गल्फ स्ट्रीम से। 85 कह रहा है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का नाम निम्नलिखित में से किस धारा से संबंधित है। तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो है इनका जो संबंध है वो है आपका पेरू धारा से। किससे संबंधित है, पेरू धारा से। किसका संबंध है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का संबंध किस धारा से है, पेरू धारा से है। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है जल के घनत्व में अंतर के कारण भी धाराएं गतिमान हो सकती हैं, इन्हें कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का, वो हो जाएगा आपका 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थर्मोक्लाइन धाराएं। यानी कि जल के घनत्व में अंतर के कारण जो धाराएं गतिमान हो सकती हैं उन्हें हम थर्मोक्लाइन धाराएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है आइसोहेल किसके स्तर को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो आइसोहेल जो है वो समान सूर्य प्रकाश के स्तर को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। आइसोहेल यानी कि सभी जगहों पे समान जो सूर्य का प्रकाश होता है इसके स्तर को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि समगंभीरता रेखाओं की सहायता से निम्नांकित में क्या दर्शाया जाता है। तो समगंभीरता रेखाओं की सहायता से हम निम्नांकित में जो दर्शाते हैं वो है आपका महासागरीय जल की गहराई। समगंभीरता रेखाओं की सहायता से हम क्या दर्शाते हैं, महासागरीय जल की गहराई को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है सागरीय लवणता के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करें। तो इसमें जो सही कथन है वो है आपका समुद्र में डोलड्रम में लवणता की अधिकता होती है, गलत। चीन सागर की तुलना में लाल सागर में लवणता अधिक है, सही बात है। उच्च वाष्पीकरण दर के कारण कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता अधिक होती है, गलत। बाल्टिक सागर की तुलना में बेरिंग सागर में लवणता अधिक है, ये भी सही है। चीन सागर की तुलना में लाल सागर में ज़्यादा है और बाल्टिक सागर की तुलना में बेरिंग सागर में ज़्यादा है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल बी और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है निम्नलिखित में से वह एक जो पूर्वी अंध महासागर की बेसिन नहीं है वो क्या है। तो जो पूर्वी अंध महासागर की बेसिन नहीं है वो क्या है, लेब्राडोर बेसिन। बाकी पूर्वी अंध महासागर की बेसिन हैं। समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को क्या कहते हैं। तो जो भाग समुद्र में डूब गया रहता है महाद्वीप का उसको हम कहते हैं महाद्वीपी मग्न तट। क्या कहते हैं, महाद्वीपी मग्न तट। तट के समानांतर चलने वाली पर्वत श्रृंखलाओं के जलमग्न होने से बनी तटरेखा को किसके रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डालमेटियन तट कहते हैं। तट के समानांतर चलने वाली पर्वत श्रृंखलाओं के जलमग्न होने से बनी जो तटरेखा होती है उसको डालमेटियन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 93 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु सुमेलित नहीं है। उष्णार्द्र जलवायु जायरे की है, भूमध्य सागरीय जलवायु ट्यूनीशिया में है, मानसूनी जलवायु थाईलैंड में देखने को मिलेगी, शीतोष्ण समुद्री जलवायु स्वीडन में देखने को मिलेगी। कौन सा एक गलत है। तो 93 का जो है शीतोष्ण समुद्री जलवायु जो है स्वीडन में नहीं देखने को मिलेगी, ये गलत है। बाकी तीनों क्या है, सही है। 94 कह रहा है बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात में ठंडे वाताग्र के सहारे बनने वाले मेघ को क्या कहते हैं।
तो बहिरुष्ण कटिबंधी चक्रवात में ठंडे वाताग्र के सहारे बनने वाले मेघ को हम कपासी बादल कहते हैं। क्या कहते हैं? कपासी बादल कहते हैं। कपासी होते हैं मतलब कपासी बादल कहते हैं। तीव्र ढाल और त्वरित संचलन किससे संबंध अधिक सघन मौसमी घटनाओं की व्याख्या प्रदान करते हैं? तीव्र ढाल और त्वरित संचलन शीत वाताग्र से संबंध अधिक सघन मौसमी घटनाओं की व्याख्या प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है, बन रहे बादल में विद्युत के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? तो जो बादल बन रहे होते हैं उसमें जो विद्युत का निर्माण होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीव्र ऊर्ध्ववायु द्वारा। किसके द्वारा? तीव्र ऊर्ध्ववायु के द्वारा जो बन रहे बादल होते हैं उसमें विद्युत का निर्माण भी देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किन कारक पर निर्भर नहीं करती है? 3 पे करती है, किसी एक पे नहीं करती है। क्या? वाष्पीकरण की जो दर होती है। तो 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पवन ऊर्जा की उपलब्धता से कोई फर्क नहीं पड़ता है वाष्पीकरण के दर पे। बाकी वायुमंडल में जलवाष्प, ये वाष्पीकरण की दर पे इसका फर्क पड़ेगा। वायुमंडल और वायु और पृथ्वी सतह के तापमान, ये भी वाष्पीकरण का प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी के सतह में आर्द्रता की उपलब्धता भी जो है वाष्पीकरण के दर जो है पर प्रभाव डालेगा। लेकिन पवन ऊर्जा की उपलब्धता, कितनी पवन ऊर्जा उपलब्ध है वहाँ पे, सोलर एनर्जी कितनी है, उससे कोई मतलब नहीं है। 98 का निम्नांकित में से कौन दैनिक पवन तंत्र है? तो दैनिक पवन तंत्र जो है वो है आपका स्थल एवं सागर समीर। ये क्या है? दैनिक पवन तंत्र है, रोज चलने वाले हवाएं, स्थल एवं सागर समीर, कभी स्थल से सागर की तरफ, कभी सागर से स्थल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है, निम्नलिखित में से उस स्थिति में कौन सा सही है जब दाब, प्रवणता बल और कोरियालिस बल उत्पन्न हवा प्रवाह पर समान रूप से प्रभाव डालते हैं? निम्नलिखित में से उस स्थिति में कौन सा सही है जब दाब, प्रवणता बल और कोरियोलिस फोर्स बल उत्पन्न हवा प्रवाह पर समान रूप से प्रभाव डालते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भू बीजपेक्षी बल। ये दोनों क्या है? कोरियोलिस फोर्स पे और प्रवणता बल पे एक समान प्रभाव डालते हैं। मियांडर रूपी लहरदार जेट स्ट्रीम क्या कहलाती है? तो जो मियांडर रूपी लहरदार जेट स्ट्रीम चलती है उसको हम रॉस्बी लहरें कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉस्बी लहरें कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 101 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित नहीं करता है? तो 101 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा जो है वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित नहीं करता है। वर्षा वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि अभिकथन और कारण है। अभिकथन कह रहा है, कम वायुदाब प्रवणता वाले क्षेत्रों में हवाएं धीमी गति से बहती हैं। दूसरा कारण कह रहा है, वायुदाब प्रवणता कम होती है जब समदाब रेखाएं एक दूसरे के बहुत पास होती हैं। तो 102 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। यानी कि सही क्या है? कम वायुदाब प्रवणता वाले क्षेत्रों में हवाएं धीमी गति से बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है, औसत समुद्री तल से कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल का दाब आधा हो जाता है? यानी कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो वायुमंडल का जो दाब है वो आधा हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 104 कह रहा है, अभिकथन है, कारण है, पढ़ना है और जवाब देना है। कह रहा है, पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंड होती हैं। ऐसा देखने को मिलता है 100% मतलब सही है ये। कारण कह रहा है, ऊंचे सतहों पर वायुमंडल की सघनता बढ़ जाती है। नहीं, जब ऊंचे स्थानों पे, ऊंचे सतह पर आप जाएंगे तो वायुमंडल की सघनता बढ़ती नहीं है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल ए सही है, आर क्या है? गलत है। 105 कह रहा है, पृथ्वी विद्युत चुम्बकीय लघु तरंगों के माध्यम से ऊर्जा, सूर्यताप
प्राप्त करती है जिसका विकिरण होता है, तो वह 105 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फोटोस्फीयर से। पृथ्वी विद्युत चुम्बकीय लघु तरंगों के माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त करती है जिसका विकिरण होता है वो किससे प्राप्त करती है, तो फोटोस्फीयर से प्राप्त करती है। निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय गैस प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का प्राथमिक संगठक है, तो इसमें जो वायुमंडलीय गैस है वो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का प्राथमिक संगठन है, वो है आपका ओजोन। क्या है, ओजोन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस भू आकृति का उदाहरण है, तो सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट 8,848 या कभी कभार 50, वो जो है सर्क अरेत हार्न या काल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि हार्न। ये जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है वो हार्न भू आकृति का उदाहरण है, यानी कि इस भू आकृति को हम हार्न कहते हैं। 108 यानी कि 108 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति नहीं है, यानी कि किस स्थलाकृति में अपर्दन नहीं होता है, तो 108 का जो करेक्ट आंसर है वो है स्टैलेग्माइट। क्या है, स्टैलेग्माइट। इसमें क्या होता है, अपर्दनात्मक स्थलाकृति ये नहीं है। बाकी कास्ट विंडो में, लैपीज में, डोलाइंस में इसमें क्या होता है, अपर्दनात्मक स्थलाकृति है ये। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है किस सेल पर अपदलन अपक्षय विकसित होता है, तो अपदलन अपक्षय किस सेल पर विकसित होता है, तो वो जो सेल है वो है आपका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट पे जो है अपदलन अपक्षय विकसित होता है। 110 कह रहा है अनाच्छादन का कौन सा एजेंट मुख्य रूप से सामग्री के यांत्रिक टूटने के माध्यम से चट्टानों पर कार्य करता है, तो अनाच्छादन का जो एजेंट है जो मुख्य रूप से सामग्री के यांत्रिक टूटने के माध्यम से चट्टानों पर कार्य करता है वो है आपका अपक्षय। क्या है, अपक्षय। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 111 कह रहा है अपर्दन चक्र की डेबिसियन संकल्पना जो है कि आपका डार्विन द्वारा प्रकाशित पुस्तक के केंद्रीय विचार से प्रेरित थी। किसके द्वारा प्रकाशित पुस्तक, डार्विन के द्वारा प्रकाशित पुस्तक के केंद्रीय विचार से प्रेरित थी। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है दक्षिण अफ्रीका का अधिकांश भूदृश्य ऊंचे समतल क्षेत्रों से बना है जिन्हें क्या कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पठार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है किसमें स्थित मृत्यु घाटी ग्राबेन का उदाहरण है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृत्यु घाटी यानी कि डेड वैली ग्राबेन का उदाहरण है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो ए का हो जाएगा आपका माउंट रेनियर कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है और कौन सा देश है, तो आपका माउंट रेनियर जो है वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, माउंट एटना इटली में, माउंट ये सब क्या है ज्वालामुखी पर्वत है, यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट होता है, माउंट पैराकुटिन फिलीपींस में और माउंट अपो मैक्सिको में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 1 2 3। क्या हो जाएगा 4 1 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मोह की कठोरता को स्केल के अनुसार निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है, तो मोह की कठोरता को स्केल के अनुसार, कठोरता की स्केल के अनुसार इसमें से जो है वो आपका कोरंडम पदार्थ जो है सबसे कठोर है। कौन सा है, कोरंडम। किसमें से, कैल्साइट, एपेटाइट और क्वार्ट्ज में से सबसे कठोर जो है कोरंडम है। स्लेट तथा शिस्ट के मध्य रूपांतरण की कोटि प्रदर्शित करती है, तो 116 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइलाइट स्लेट तथा शिस्ट के मध्य रूपांतरण की कोटि प्रदर्शित करती है। फाइलाइट जो है स्लेट तथा शिस्ट के मध्य जो है रूपांतरण की कोटि को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है पूर्वी प्रशांत महासागर में ईस्टर द्वीप के निकट सबसे ज्यादा प्लेट
की गति निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। पूर्वी प्रशांत महासागर में ईस्टर द्वीप के निकट जो सबसे ज़्यादा प्लेट की गति है वो इनमें से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के बराबर है। 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष जो है क्या हुआ, इधर उधर घिसक रहा है। दुर्बलात मंडल एस्थेनोस्फीयर की चट्टानें निम्नलिखित पदार्थ की अवस्थाओं में से किस में पाई जाती हैं? तो एस्थेनोस्फीयर की जो चट्टानें हैं वो किस में पाई जाती हैं? तो 118 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्ध तरल चट्टानें जो हैं अर्ध तरल चट्टानों में पाई जाती हैं। एस्थेनोस्फीयर की जो पदार्थ की अवस्थाओं में से किस में पाई जाती है? तो अर्ध तरल चट्टानों में। क्वेश्चन नंबर 190 कह रहा है 119, निम्नलिखित कालों में से कौन सा समुद्रों की आयु दर्शाता है? समुद्रों की आयु दर्शाने के काल में से कौन सा सही है? तो 119 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4.0 अरब वर्ष पूर्व, 4 अरब वर्ष पूर्व ये समुद्रों की आयु दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है ऐसा माना जाता है कि निहारिका परिकल्पना के अनुसार सौर निहारिका के ढहने का कारण क्या है? तो निहारिका परिकल्पना के अनुसार सौर निहारिका के ढहने का जो कारण है वो है आपका गुरुत्वाकर्षण आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण आकर्षण। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? तो आयर झील, नल्लारबार मैदान, साल्विन पर्वत, साल्विन घाटी, इसमें से कौन ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जो नहीं संबंधित है वो है आपका साल्विन घाटी। बाकी नल्लारबार मैदान, साल्विन पर्वत और आयर झील ये तीनों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित है। निम्नलिखित नदियों में से क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? हांगहो नदी के, नील नदी के, डेन्यूब नदी के या मिसिसिपी, इन चारों नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिसिसिपी नदी पर जो है उसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों नदी और उसकी प्रवाह दिशा में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम, गलत। अंगारा नदी उत्तर में बहती है, अमूर नदी उत्तर पूर्व, सिर दरिया उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेकांग नदी जो है दक्षिण पश्चिम में नहीं बहती है। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था? तो जो बोकारो आज़ादी के बाद जो इस्पात संयंत्र लगाए गए तो बोकारो वाला किस देश के सहयोग से हुआ था? तो 124 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रूस के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 125 और आज का अंतिम प्रश्न, इसी प्रश्न के साथ ये सेशन खत्म हो जाएगा यहीं पे, और बाकी के जो प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4 to 15 सभी सब्जेक्टों के वो आते रहेंगे आपको डेली बेसिस पे या आफ्टर 1 डे या 2 डे। तो क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम NFCP लॉन्च किया गया किस साल में? तो 125 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत में जो बाढ़ नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल फ्लड वाला जो कार्यक्रम कंट्रोल प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया वो किया गया 1954 में, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये था आपका 125 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 1। इसके बाद बाकी के सारे प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।